तो राम राम जी सरण। और क्या हो? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या रही कल क्लास? कमेंट ठीक ठाक आएगा, ज्यादा तो कौन नहीं, तो पर फिर भी उम्मीद करूं बढ़िया रही होगी। तो कल आप टॉपिक कर लिया अपना आरबीसी। आज आप शुरू करा डब्ल्यूबीसी, रक्त को पार्ट है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी कर ले, डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी करांगा आज, प्लेटलेट्स भी कंप्लीट करांगा। ठीक है, तो बात करना डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की है डब्ल्यूबीसी, इसका पूरा नाम होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या होता है जी? श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या नाम होता है जी? श्वेत रुधिर कणिकाएं। और इसका क्या नाम होता है? इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद में इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है जी? ल्यूकोसाइट। अब आपको एक मैं काम की चीज बताता हूं। ल्यूकोसाइट, आपने ब्लड कैंसर का नाम सुना होगा। ब्लड कैंसर, जिसमें क्या होता है, जो कैंसर होता है वो पूरी बॉडी में, पूरे रक्त में फैल जाता है। वास्तव में क्या होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियमित वृद्धि होने लग जाती है। किसकी संख्या में? डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियमित। तो ब्लड कैंसर का जो अन्य नाम होता है उसे बोलते हैं जी ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। एग्जाम में पूछ ले कि ब्लड कैंसर में क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर डब्ल्यूबीसी में अनियमित सेल डिवीजन, डब्ल्यूबीसी में अनियमित कोशिका विभाजन होता है, उसे ही ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो नाम से पता चल रहा है डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट, इसलिए इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। किसे बोलते हैं? ब्लड कैंसर का एक अन्य नाम होता है जी ल्यूकेमिया। किसका? ब्लड कैंसर का। ब्लड कैंसर का अन्य नाम होता है ल्यूकेमिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी की जो सेल होती है वो अनियमित सेल डिवीजन करती है, इसी की वजह से होता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है जी 6000 से 8000 प्रति घन। किसकी? डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 के बीच में होती है। इसके बाद में इसकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक पाए जाने की वजह से इसे वास्तविक कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? वास्तविक कोशिका, ओरिजिनल सेल। वास्तविक कोशिका या ओरिजिनल सेल बोलते हैं। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने जो लाइन में लिखी है ना, हर लाइन से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको यह बात भी क्लियर हो गई होगी। संख्या 8000 केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की उपस्थिति के कारण ही इसके अंदर क्या होता है? वास्तविक कोशिका इसे बोलते हैं। और केंद्रक पाया जा रहा है, इसी वजह तो सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, ल्यूकेमिया हो गया। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी काम क्या करती है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। पीछे अपने बात कर चुके थे, शरीर को क्या करती है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा का मतलब होता है जी रोगों से लड़ने की क्षमता। किससे लड़ने की क्षमता? रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो कौन करता है? हमें डब्ल्यूबीसी प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है जी? डब्ल्यूबीसी प्रदान करती है। इसे शरीर का सैनिक भी कहते हैं। सीधी सी बात है, रोगों से लड़ने से हमारी रक्षा कर रही है, तो शरीर के सैनिक ही तो होते हैं। अब जैसे हमारे देश के जो हमारे देश के जो आर्मी के जो जवान है, मिलिट्री के जो जवान है, वो हमारे देश के सैनिक है। क्यों सैनिक है? क्योंकि बाहर से हो रहे बाहरी आक्रमणों से हमारी वो सुरक्षा कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर की सैनिक कौन है? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि वो बाहरी कारकों, रोग कारकों से हमारी रक्षा कर रही है। नेचुरल सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी है। इसके होते हैं जी प्रकार। वैसे तो ये होते हैं दो प्रकार की, एक तो होती है कणिका में और दूसरी होती है अकणिका में, लेकिन हम इसके अलग अलग पढ़ेंगे। इसके पढ़ते हैं 5 प्रकार: न्यूट्रोफिल, इसियोनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। ये 5 नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? न्यूट्रोफिल, इसियोनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। ये 5 नाम इसके होते हैं। अब अपने बात करते हैं इन पांचों के भागों की। पहले बात करते हैं अपने न्यूट्रोफिल की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूट्रोफिल होता है डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% भाग बनाता है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बनाता है जी? 60 से 65% भाग बनाता है। ठीक है जी। कार्य क्या है? कार्य इसका भक्षण का, यानी कि बाहर से जो रोग कारक आते हैं, जो बाहर से हमें रोग को, हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करने के लिए जो रोगाणु आते हैं, उनका ये क्या करती है? कर देती है जी, भक्षण कर देती है, उनको नष्ट कर देती है, उनको खा जाती है। ठीक है, वृहद या बड़े भक्षकाणु होते हैं ये। कौन? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है जी। इसकी 3 बातें हैं, तो आपको इसमें मेन 2 ही बातें ध्यान रखनी है। भाग कितना बनती है? 60 से 65, और भक्षण का कार्य करती है। 2 ही बातें आपके लिए इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं इसियोनोफिल्स। किसके? इसियोनोफिल। इसियोनोफिल क्या होता है? इसियोनोफिल डब्ल्यूबीसी का भाग बनाते हैं 2 से 3% भाग। ज्यादा भाग नहीं बनाती, पर फिर भी आपको याद रखना है कितना भाग बनाती है? 2 से 3% है। इसका कार्य क्या है? ये संक्रमण से बचाती है। ये तो भक्षण कर रही है, लेकिन ये संक्रमण से को रोक रही है। क्या कर रही है? संक्रमण होने से रोक रही है। मान लीजिए कोई किसी कारण से हमारे शरीर के अंदर
कोई रोगाणु पहुंच भी गया तो उसका ये संक्रमण उसको फैलाव को रोकेगी, उसे फैलने नहीं देगी, संक्रमण को क्या करेगी, ये रोकेगी। एलर्जी होने पर इसकी संख्या बढ़ जाती है। अब अगर किसी मान लीजिए किसी को एलर्जी हो जाती है तो ये इसकी संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद में तीसरी बात करते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना भाग बनाती है, मोनोसाइट भाग बनाती है 6 से 8%। कितना भाग बनाती है, 6 से 8% भाग बनाती है किसका, WBC का। ये भी भक्षण का कार्य करती है, बरदाणु है, ठीक है। इसमें आपको 2-3 सेल याद रखनी है। यकृत में पाई जाती है ये कुफर कोशिका, यकृत में कौन सी कोशिका के रूप में पाई जाती है, कुफर कोशिका के रूप में, और मस्तिष्क में पाई जाती है ये माइक्रो, देखो यकृत में पाई जा रही है, कौन, मोनोसाइट की बात हो रही है, सीधी सी बात है, भक्षण का कार्य कर रही है। यकृत में तो पाई जाती है कुफर कोशिका के रूप में, ठीक है, और मस्तिष्क में पाई जाती है माइक्रोग्लियोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट। देखो यकृत में पाई जा रही है ये कौन से रूप में, यकृत में पाई जा रही है कुफर कोशिका के रूप में, और मस्तिष्क में पाई जा रही है माइक्रोग्लियोसाइट के रूप में, ठीक है। उसके बारे में अपने आगे विचार करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इसके नाम याद रखने आपको, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और जो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो होता है जी आपका अस्थि मज्जा। कहां पर होता है जी आपका, अस्थि मज्जा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए कि हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही, धीरे बोलिए, फास्ट बोलिए, जोर से बोलिए, कम बोलिए, जो भी चीजें आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसके मुझसे पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो अपना कमेंट सेक्शन में जाकर, पर इसको साथ के साथ पूरी क्लास को देखो जरूर। इसके बाद में अगली है ब्रेसोफिल। कौन सी, ब्रेसोफिल। इसकी संख्या WBC का 0.1 से 1% भाग बनाती है। कितना, 0.1 से 1% भाग ये बनाती है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये होता है हिपेरिन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझना मेरी बात को। कल अपने बात की थी ब्लड क्लोटिंग की, रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने कभी विचार किया है, क्या विचार किया है, चलो मैं ही बता देता हूं, आपके पास समय नहीं है विचार करने का, फिर भी मैं चलो बता देता हूं। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग होती है, यानी कि रक्त का थक्का बनता है। जब हमारे चोट लग जाती है तो रक्त का स्राव होता है, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस अपने आगे पढ़ेंगे, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता, हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में लगातार बह रहा है, दिन रात बह रहा है, उसमें ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें हिपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस हिपेरिन की वजह से ब्लड क्लोटिंग हमारे शरीर में नहीं होती। ये होता है प्रतिसंदमक कारक। क्या होता है सर, प्रतिसंदमक कारक होता है। हिपेरिन की वजह से हमारे शरीर के जो ब्लड होता है उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। और पाया जाता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये एलर्जी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने प्लेटलेट्स के बारे में। सभी जानते हो प्लेटना डाउन होगी क्या, प्लेटना में कोई थाली वाली प्लेटना होनी है, प्लेटलेट सेल वेब। इसके अन्य नाम आपको याद रखने, बिंबाणु, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट। तो आपको बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट नाम जरूर याद होना चाहिए। थ्रोम्बोसाइट ही प्लेटलेट्स होती है। इसकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। कम हो जाए तो दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत। रक्त स्कंदन में सहायता करती है, रक्त स्कंदन में यानी कि ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करती है। अगर ज्यादातर ये प्रभाव को होता है, डेंगू रोग किसी को हो जाता है ना, कौन सा रोग, डेंगू, तो इसकी संख्या में भारी मात्रा में कमी आ जाती है। और इसकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए भेड़ व बकरी का दूध पिलाया जाता है। भेड़ व बकरी का दूध में ज्यादा प्रत्यक्ष अणु होते हैं, इसकी वजह से इसकी संख्या में ये वृद्धि करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, कीवी जो फल आता है, कीवी फल आता है, उसके द्वारा भी आप इसकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हो। यह वास्तविक कोशिका नहीं होती, WBC की तरह यह वास्तविक कोशिका नहीं होती। इसका जीवन काल कितना होता है, लगभग 7 दिन इसका जीवन काल होता है। निर्माण कहां होता है, निर्माण होता है मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों से होता है इसका निर्माण, ठीक है। ये मेगा कैरियोसाइट आप याद रख लेना, निर्माण मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों से, जीवन काल 7 दिन, ठीक है। यहां पर अपना होता है WBC कंप्लीट। रक्त की मैंने मोटी क्या बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें बताई है मैंने। एक बार अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो इस क्लास को दोबारा रिवर्स करके देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जो शब्द नहीं समझ में आए उसकी मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, उसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में। तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, ठीक है। तो साथ के साथ मैं वो आपके क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। ये चैप्टर पूरा होने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाने का प्रयास करूंगा। बस आपका लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, ये 4 चीजें ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई आपसे कोई पे नहीं लिया जा रहा, सिर्फ ये 4 चीजें आप मुझे दीजिए। जितना ये मेरा हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने कल क्लास डाली थी जिसके अंदर मुझे 4 सब्सक्राइब बढ़े थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 सब्सक्राइब मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया। आपका यही मोटिवेशन मुझे काम देता है,
ठीक है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्लास को पूरा देखिए, आपको और ज्यादा बढ़िया मैटर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अपने आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है अपना रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप पहले बता देता हूं, मेरी थोड़ी सी हिंदी वीक है, इंग्लिश भी वीक है, और आपको सब्जेक्ट की मात्रा मुद्रा पर नहीं जाना है, थोड़ा सा जो मैटर बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। चलिए, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह है। रक्त समूह की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है जी। रक्त समूह होता क्या है? रक्त समूह होता है कि हमारे शरीर में हमारी जो ब्लड होता है वो एक ही कलर का होता है। कौन से कलर का? रेड कलर का या लाल कलर का। लेकिन हम हर किसी का ना तो रक्त ले सकते हैं और ना ही हर किसी को रक्त दे सकते हैं। इसका एक फिक्स ग्रुप होता है। वो किसके आधार पर होता है? वो होता है जी एंटीजन के आधार पर। यानी कि हमारे शरीर में रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ध्यान से समझना, प्लस जो आपका पजल होता है वो मत होना, ठीक है। एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों ही पाए जाते हैं। एंटीजन कहां पाए जाते हैं? एंटीजन कहां पाए जाते हैं? यानी कि जो हमारा रक्त समूह होता है वो होता है एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। अब एंटीजन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, और ये बने होते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके बने होते हैं एंटीजन? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन किसके बने होते हैं जी? ग्लाइकोप्रोटीन के। याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। कौन बने होते हैं जी? आपके एंटीजन। और ये कहां पाए जाते हैं एंटीजन? ये पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर। किसकी सतह पर? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एंटीजन? 4 प्रकार के होते हैं। ए बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं जी आपके एंटीजन। इसके बाद में आगे बात करते हैं एंटीबॉडी। सॉरी, ये एंटीजन नहीं है, ये ब्लड ग्रुप के समूह है, हमारे रक्त के समूह ब्लड ग्रुप है ये। ए बी और ओ। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी हमारे रक्त में पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं एंटीबॉडी? ये पाए जाते हैं प्लाज्मा की सतह पर। किसकी सतह पर जी? प्लाज्मा की सतह पर। मैंने कल अपने बात की थी रक्त में मैंने आपको बताया था कि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन और प्लाज्मा की सतह पर पाए जाते हैं आपके एंटीबॉडी। ठीक है, ये भी किसके बने होते हैं? ये भी बने होते हैं जी आपके ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके बने होते हैं जी? आपके ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये 3 बातें आपको क्लियर हुई कि रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसके आधार पर? एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर। तो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी होते हैं वो आपके प्लाज्मा की सतह पर पाए जाते हैं। इसके बाद में ये बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं सर? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अब अपनी बात करते हैं ब्लड ग्रुप। देखिए, ये पाए जाएंगे आपके आरबीसी की सतह पर और ये पाए जाएंगे प्लाज्मा पर। ठीक है जी। अब देखिए, एंटीजन ए, यानी कि किसी बंदे के एंटीजन अगर आरबीसी एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी होगा जी बी। क्या होगा? एंटीबॉडी बी होगा। अगर किसी का एंटीजन बी है तो उस पर एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा आपका ए। देखो, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। अगर किसी के सतह पर ए व बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो उस पर एंटीबॉडी नहीं पाई जाएंगे। ठीक है, और अगर एंटीजन नहीं पाए जा रहे किसी सतह पर तो उसमें एंटीबॉडी पाए जाएंगे ए और बी। ठीक है जी। अब देखिए, ब्लड ग्रुप में होता क्या है? अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी हैं, क्योंकि इनके मिलने से क्या बनता है? इनके मिलने से आपका ब्लड ग्रुप बनता है। किसके मिलने से? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त समूह क्या होता है। ये देखो, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, रक्त समूह होता है एंटीजन व एंटीबॉडी का मिलना। साफ साफ लिखा है मैंने। तो अगर एंटीजन ए एंटीबॉडी बी से मिलेगा तो वो रक्त किस किस को दे सकता है? रक्त किस किस को दे सकता है? तो वो एक तो रक्त ए को दे सकता है और दूसरा ए बी को दे सकता है। रक्त ले किससे सकता है? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं बी की। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो ये रक्त किसको दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, और ग्रहण किस किस से कर सकता है? बी से ग्रहण कर सकता है और ओ से ग्रहण कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं ए बी। तो इस पर एंटीबॉडी तो पाई नहीं जा रही,
तो ये सिर्फ रक्त किससे ले सकता है? रक्त सिर्फ ले सकता है एबी से, एबी से रक्त ले सकता है। दे किसको सकता है? ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, एबी को भी दे सकता है और ओ को भी, सॉरी ये इनसे ग्रहण कर सकता है। दे तो सिर्फ किसको सकता है? एबी को दे सकता है और ले सबसे सकता है। एबी की बात करें, एंटीजन एबी अगर पाए जाएंगे तो उसकी सतह पर एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे। एंटीबॉडी नहीं होंगे तो वो रक्त ग्रहण कर सकता है, सिर्फ जो रक्त ए और बी हमारा एंटीबॉडी है वो रक्त एबी को तो दे सकता है और ग्रहण सभी से कर सकता है, इन चारों से। इसके बाद में बात करते हैं जिस पर एंटीजन नहीं होंगे उस पर एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाएंगे, तो वो रक्त दे किसको सकता है? ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और एबी को दे सकता है, लेकिन ग्रहण सिर्फ ओ को दे सकता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? देखो, अगर फिर भी नहीं याद हो रहा तो ध्यान दे लेना। ए है, एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा और एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि सर्वाग्राही यानी कि सबसे रक्त ग्रहण करने वाला, सभी से रक्त ग्रहण करने वाला कौन होता है? ए बी होता है। ब्लड ग्रुप अगर बात करेंगे ए बी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर्वाग्राही कि आप किस किस से रक्त ले सकते हो, तो ए बी होता है ना, वो सारों से ही रक्त ले सकता है। ए और बी है, एक ही ग्रुप होता है ए बी जो सभी से रक्त ले सकता है। तो सभी को रक्त दे कौन सकता है? सभी को रक्त दे सकता है जी ओ सभी को रक्त दे सकता है, ए बी सभी से रक्त ले सकता है। ये तो होता है जी ब्लड ग्रुप की बात। अब अपने बात करेंगे आगे आरएच फैक्टर की। इससे पहले एक बार मैं फिर ये थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से समझ लेना। खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। किसके आधार पर? एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी पर, और एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? जी आपके प्लाज्मा के ऊपर। ठीक है, एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, ठीक है, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी नहीं होगा और एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी ए बी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखने वाली ये दो ही बातें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो ए को रक्त दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ग्रहण ए से कर सकता है और ओ से कर सकता है। बी वाला बी को रक्त दे सकता है, बी से रक्त ले सकता है, ग्रहण ए बी को भी दे सकता है और ओ को रक्त ले सकता है, क्योंकि सर्वदाता ओ ही तो है, तो ओ तो सभी को रक्त दे सकता है और ए बी है जो सभी से रक्त ले सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। देखो यहां पर सभी में, दाता में, यानी कि ए बी सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है, तो ये सारे ए बी को रक्त दे ही रहे हैं। ठीक है, ए बी है जो सभी को रक्त, सॉरी जो ओ है वो सभी से रक्त, सभी को रक्त दे देता है, तो ये भी रक्त दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, सभी को रक्त दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर की खोज की वो थी लैंडस्टीनर ने और विनर नामक इसके सहायक साथी थे, दोनों वैज्ञानिक थे। इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज की थी, आरएच कारक की खोज की थी। इसी के आधार पर ही ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इसी के आधार पर आगे बात करते हैं, समझते हैं इसको क्या होता है। अब आरएच कारक क्या था? यह था मक्का देश है कि रिसस नामक बंदर से इस कारक को खोजा गया। रिसस नामक बंदर से कारक से इसकी खोज की गई थी। यह भी एक प्रकार का एंटीजन होता है। क्या? आरएच कारक भी एक प्रकार का क्या है? आपका एंटीजन होता है। अब आरएच पॉजिटिव है तो उसके अंदर आरएच कारक है जो पाया जा रहा है। जिसके आरएच पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसके अंदर आरएच पॉजिटिव पाया है। यानी कि अगर ए बी पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसके अंदर आरएच कारक उपस्थित है। अगर ए बी नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसके अंदर आरएच कारक है जो अनुपस्थित है। ये दो बातें आपको समझाई गई हैं। इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, इन दोनों लाइनों को। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है जो सभी को रक्त दे सकता है? ओ नेगेटिव। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ओ नेगेटिव है तो आप बिना सोचे समझे किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हो। अगर आपका ब्लड ओ नेगेटिव है, कौन सा है? ओ नेगेटिव है। आपका ब्लड अगर ओ नेगेटिव है तो आप बिना सोचे समझे, बिना ब्लड किसी के सामने वाले का टेस्ट करवाए बिना आप उसको ब्लड डोनेट कर सकते हो। और अगर आपका ब्लड ए बी पॉजिटिव है, क्या? ए बी पॉजिटिव, तो आप बिना सोचे समझे किसी से भी ब्लड ले सकते हो। ठीक है, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव और सर्वदाता ओ नेगेटिव। तो मैं आपको एक व्यक्तिगत जानकारी देना चाहता हूं कि रक्तदान महादान आपने सुना ही है, करना चाहिए। ठीक है, पर
आपको अपने ब्लड की जांच करवाते हो तो उस टाइम आप साथ के साथ अपना ब्लड ग्रुप जांच जरूर करवाइए, ताकि आपको पता हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आप ब्लड ग्रुप जांच करवा के अपना आपको मतलब बिना सोचे समझे आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है। आप मैच्योर हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इनकेस अगर आपको किसी का सेवा करने का मौका मिलता है, किसी को ब्लड डोनेट करने का मौका मिलता है तो आप जरूर कीजिए, किसी की सहायता करने का मौका मिलता है तो जरूर कीजिए, ठीक है। आपको ये ब्लड डोनेट करना है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर मेरा तो बी पॉजिटिव है, कि सर मेरा तो बी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका बी पॉजिटिव है तो आप बी वाले को दे सकते हो, और किसको दे सकते हो, ओ नेगेटिव को दे सकते हो। ये देखो यहां पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रक्त स्थानांतरण के दौरान, जब आप रक्त का ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को रक्त दान कर रहे हो या रक्त किसी को दे रहे हो, दाता का एंटीजन यानी कि आपका एंटीजन, यानी कि जो रक्त दे रहा है उसका एंटीजन ए बी जो भी आपका एंटीजन है वो वह ग्राही के एंटीबॉडी से मिलान करना होता है। ग्राही के एंटीबॉडी से मिलान करना बहुत जरूरी है। जो ग्रहण कर रहा है उसका एंटीबॉडी और आपका एंटीजन, दोनों को एंटीबॉडी को आपस में मिलान करना होगा। अब आगे बोल रहा है कि सफल रक्त स्थानांतरण हेतु एंटीजन व एंटीबॉडी का समान होना नहीं चाहिए, यानी कि आपकी एंटीबॉडी और एंटीजन समान नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी को समाप्त कर देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है। रक्त समूह है क्या होता है, एंटीजन व एंटीबॉडी का मिलना ही तो रक्त समूह है, ठीक है। अब छोटी सी बात होती है, यहाँ पे जो लिखी हुई है वो मैं बता देता हूं, मैंने बुक्स में से पढ़ी थी, ठीक है। इसमें एक रोग का जिक्र किया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इतना सारा लिख दिया। RH पॉजिटिव नर या मेल और RH पॉजिटिव मादा या फीमेल, ठीक है। दोनों की शादी के लिए ये एंटीजन सही नहीं है, ठीक है। तो एक टीचर थे जहां से मैंने स्टडी की थी, यूट्यूब से ही थे लेकिन मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम, तो वो एक बात बोलते थे कि शादी करने के लिए कुंडली मिलाना जरूरी नहीं है, ब्लड ग्रुप मिलाना जरूरी है। आजकल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो दवाइयों के अंदर पूरा ये विकसित हो गया, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ज्यादा उस पर चर्चा अपने नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है। तो आपको सीधी सी बात, आजकल कुंडलियां मिलानी चाहिए, ब्लड ग्रुप मिलाना चाहिए, वो सारा अपना अपना सिस्टम देखिए, उसमें मैं आपकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं देना चाहता। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है RH पॉजिटिव नर और RH पॉजिटिव मादा की शादी के लिए एंटीजन सही नहीं है, क्यों नहीं है इसकी बात करते हैं। कि इनकेस बाद में प्रेगनेंसी होती है तो इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिसिस, ये रोग का नाम ध्यान रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिसिस रोग होता है, कौन सा रोग हो जाता है, इरिथ्रोसिस ब्लास्टिस फिटालिसिस, ये रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, मां या बच्चे दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो सकती है, दोनों की हो सकती है। होता क्या है, मां के गर्भाशय में RH की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन ये होता कब है, पहली प्रेगनेंसी के अंदर नहीं होता, दूसरी प्रेगनेंसी के अंदर होता है। पहली प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल होगी, पहली जो डिलीवरी होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, दूसरी डिलीवरी में ये दिक्कत पैदा करेगी। लेकिन इसका उपचार भी अब आ गया है, तो एंटी-डी मेडिसिन होता है, जिसे सामान्य भाषा में रोगन दवाई भी बोलते हैं। ये दवाई डॉक्टर अपनी सलाह के द्वारा आपको, जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, जो फीमेल लेडीज होती हैं मतलब प्रेगनेंसी वाली, ठीक है, तो उनको ये डॉक्टरी सलाह द्वारा ये मेडिसिन दे दी जाती है। तो आपको ये थोड़ा सा मेडिसिन का नाम ध्यान में रखना है और RH फैक्टर के इस रोग का आपको नाम ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा पहले प्रसव के बाद माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी का निर्माण होने लग जाता है, यानी कि जब पहली प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल होता है, उसके बाद में उसके गर्भाशय में प्रसव के बाद रक्त में RH प्रतिरक्षी होते हैं, वो दोबारा बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये रोग घातक साबित हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ना, RH पॉजिटिव पहले ही है, गर्भाशय में और बन जाएगा तो यहाँ पे फिर दिक्कत करेगा। ये लिखा हुआ सब स्थानांतरण के एंटीबॉडी का मिलान होना मतलब समान होना जरूरी नहीं है। अगर समान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रक्त के प्रभाव को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर अपनी ये बात होती है रक्त समूह वाली कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कोई चीज नहीं समझ में आए तो दोबारा रिवर्स करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलिए अगला टॉपिक है अपना रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग। देखिए ये क्या होता है, यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। क्या है, श्रृंखलाबद्ध, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया चलती है। क्या है, श्रृंखलाबद्ध, यानी कि एक पहले एक काम होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा, इस तरह से ये होता है। ध्यान रखने योग्य बात है,
फिब्रिन तंतु का स्कंदन होता है, फिब्रिन तंतु बनते हैं, उसका संघनन होता है, वह मृत कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं। कैसे? मान लीजिए आपके चोट लगी है, ठीक है, तो वहां पे ब्लड निकलता है, तो ये हमारे शरीर का मान लीजिए कोई ऊतक है, तो यहाँ पर चोट लगी तो यहाँ पर जो सेल है वो सारी की सेल क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, सारी की सारी सेल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएंगी, तभी तो यहाँ से रक्त निकलेगा, रक्त निकलेगा, रक्त निकलेगा, तो वो कोशिकाएं जो डैमेज हुई वो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी, मर जाएंगी वो कोशिकाएं। ठीक है, फिब्रिन तंतु। अब देखिए फिब्रिन तंतु, ये सारी प्रोसेस समझाऊंगा, और मृत कोशिकाएं आपस में जुड़ती है और ब्लड क्लोटिंग होती है। ब्लड क्लोटिंग के लिए जो जिम्मेदार कारक होते हैं वो होते हैं जी टोटल 12। याद रखने कितने कारक होते हैं जी, 12। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फाइब्रिनोजन। कौन सा होता है जी? फाइब्रिनोजन। दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा होता है जी आपका कैल्शियम। पांचवा होता है लेबल फैक्टर। छठा खाली होता है, कुछ नहीं होता। सातवां होता है स्टेबल फैक्टर। आठवां होता है एंटी हिमोफिलिक कारक। नौवां होता है क्रिसमस कारक। 10वां होता है सैद्रिडिक कारक। 11वां होता है प्लाज्मा फैक्टर। 13वां होता है हैगमैन फैक्टर और 14वां होता है 12वां होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, हिमोफिलिक कारक, क्रिसमस कारक, सैद्रिडिक कारक, प्लाज्मा फैक्टर, हैगमैन कारक, फाइब्रिन, ये आपके हिमोफिलिक कारक होते हैं। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके किसी कारण से आपके चोट लगी तो वो ऊतक क्या हुआ, डैमेज हो गया, तो इसे बोलेंगे क्षतिग्रस्त ऊतक। अब जैसे ही चोट लगती है तो वहां पे होता है जी आपका रक्त का स्त्राव। क्या होता है जी? रक्त का स्त्राव। रक्त स्त्राव होता है, उसके अंदर जो रक्त के अंदर होते हैं से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण करती है। ये रक्त स्त्राव के अंदर ये चीजें से प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन का स्त्रावण होने लगता है। ठीक है, और ये होता है सक्रिय। सक्रिय होने से फाइब्रिनोजन हो जाते हैं निष्क्रिय। अब ये फाइब्रिनोजन आगे फाइब्रिनोजन धागों में बदलते हैं और ये धागे मिलकर जाल बनाते हैं और ये जाल मिलकर स्कंदन करवा देते हैं। सॉरी, दोबारा समझते हैं। शक्तिग्रस्त ऊतक रक्त स्त्राव होता है जिसकी वजह से उसमें होता है से प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन का स्त्राव होता है। से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव होता है और ये इसके साथ हो जाते हैं सक्रिय, जिसकी वजह से फाइब्रिनोजन हो जाता है जी आपका निष्क्रिय। अब ये फाइब्रिनोजन हो जाता है, आगे फाइब्रिनोजन का जाल बनाता है और ये जाल मृत कोशिकाएं मिलकर करवा देती हैं जी आपकी ब्लड क्लॉटिंग। इतना छोटा सा प्रोसेस है। वैसे बड़ी क्लास में इसको बड़ा करवाया जाता है। मैंने आपको जहां से क्वेश्चन बनने हैं वो चीज आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आई दोबारा पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो और मैंने पूरी कोशिश की आपको शॉर्ट में समझाने की, जहां से क्वेश्चन बनेंगे आपको। ठीक है, और इसके बाद में जो चीज फिर नहीं समझ आई तो फिर भी पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मेरा पूरा प्रयास रहा है आपको समझाने का। यहाँ पर अपना ब्लड टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका अगला पार्ट है वो रहेगा अपना हृदय। अब पूरा अपना डिस्कस करेंगे। एक कंप्लीट क्लास में अपने हृदय कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे भी हृदय कैसे काम करता है, कैसे इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसे क्या होता है सारा सिस्टम। ठीक है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये है कि राजस्थान के अंदर तो सीईटी का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, दोबारा आएगी उसमें अलग से देखेंगे। लेकिन अभी हरियाणा सीईटी का फॉर्म चल रहा है, हरियाणा सीईटी। उस हरियाणा सीईटी के अंदर 15 नंबर की साइंस है लगभग। ठीक है, तो उसमें जनरल साइंस सीधा दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण के बारे में। तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक देखे थे गूगल पे सर्च वगैरह करके या जैसे भी। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो उसमें 2 टॉपिक रहते हैं आपको करवाने वाले। एक तो रहता है आपका रक्षा प्रौद्योगिकी और एक रहता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये 2 टॉपिक मैं हृदय वाला कंप्लीट होने के बाद आपको करवा दूंगा और इसकी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट दे दूंगा, जिससे आपके 15 नंबर का साइंस वाला कंप्लीट काम हो जाएगा। बाकी सारा मैंने तैयार किया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनने वाली है। ठीक है, ये 2 टॉपिक होते हैं, मैं उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आपको डाल दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। हरियाणा सिटी के लिए 15 नंबर की साइंस मैं यहाँ से करवा दूंगा। ठीक है, प्रयास रहेगा मेरा हैंडराइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने का। अगर हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए तो बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार टेलीग्राम मेरा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें डीएम कर देना ग्रुप में। ठीक है, तो वहां से आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो आप उसमें
मैसेज डाल देना, कोई इसमें नहीं है, बस आपका लाइक कमेंट शेयर यही चाहिए, बाकी अपने बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक धन्यवाद। कोई चीज नहीं समझ में आए दोबारा फिर पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है उसमें, तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैंने आपको करवा दिया, क्या क्या करवा दिया, रक्त करवा दिया कंप्लीट इसी 2 क्लासों के अंदर, ठीक है। कल हृदय पूरा कर लेंगे, उसके बाद में अपना परिसंचरण कंप्लीट। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है वो मैं करवाऊंगा रक्षा प्रौद्योगिकी, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे अगला टॉपिक जो भी आपकी डिमांड होगी वो आपकी डिमांड पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।